अब यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से ऑनवर्ड हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पीएसडब्ल्यू की अट्रैक्शन है वो वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है या बाकी मुल्क हैं, जहां पे आपको ड्यूरिंग द स्टडी आपके पास ऑप्शन नहीं है स्टेटस चेंज करने की। अगर आप ये ठीक कहें है कि सर। 30 क्रेडिट, सर हमारे जो जी जी, सर मैं एक्चुअली कोड करूंगा, हमारे जो कंसल्टेंट है ना सर, जिसने वो हमें गाइड करें, तो मैं उस बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। तो सर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने हमें कहा है कि पहले सेमेस्टर का आप यहाँ से एक्सपेंस अपना लेके जाएंगे। उसके बाद सर वो कुछ बता रहे थे कि जब आप 6 महीने पढ़ लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है और आपकी जो स्टडी है वो फ्री हो जाती है उधर जाके, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो सर इस चीज के बारे में गाइड कर देंगे, ये किस चीज के बारे में वो बात करें। वो कह रहे थे आपको एक, वो आई थिंक वो पीएसडब्ल्यू का ही कह रहे थे कि वो मिल जाता है, तो आपकी जो स्टडी है वो जो आपको जॉब दे रहा है वो फाइनेंस करता है या स्पॉन्सर करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप अपना आराम से मैनेज कर सकते हो एक्सपेंस वगैरह। अब जो है ना, अब आप हैं किसी और कंसल्टेंट के थ्रू, अब मैं उस पर क्या कमेंट करूं। पहली बात तो ये आपने दिल तोड़ा ये कह के कि आप किसी और के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। और आगे बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि सर पीएसडब्ल्यू मतलब ये तो जो है ना, घर वाली से ये पूछना कि बाहर वाली कैसी वाला हिसाब है। बट जहां तक नहीं सर, माजरत के साथ एक्चुअली सर, हमें तो ये है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन जो बंदा दे रहा है ना, तो हम इस टाइम तो बस सुन रहे हैं कि वो कहता है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो बहुत कंफ्यूजन, वो खिचड़ी सी पकी हुई है सबके जहन में ना। देखें, मैं अक्सर एक बात कोट करता हूं कि हमारे जो इस प्रोफेशन के अंदर ना, इस कंसल्टेंसी के प्रोफेशन के अंदर लोग ख्वाब बेचते हैं। तो कुछ चीजें जो होती ठीक हैं, थियोरेटिकली वो बात ठीक होती है, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इस्लाम में 4 सही। शादियां जायज हैं, कितने लोग हैं जो करके बैठ गए हैं। जो आपको बात बताई गई है वो बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप ठीक थ्योरेटिकली है। ये बात करें तो ठीक है, आप 30 क्रेडिट आके करें और 30 क्रेडिट के बाद आपको वर्क वीजा मिल जाएगा और आप जो है स्टडी फ्री हो जाएगी। बट क्या प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी हमारे लिए। आप बिल्कुल जब सर, यहाँ यही नुक्ता, यही है मेन। आप जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल कल्चरल शॉक एब्जॉर्ब करना है। आपको मतलब यहाँ का जो सिस्टम है सारा उसको आपने समझना है। लैंग्वेज बैरियर टू सम हाउ जॉब मार्केट में आपको मिल सकता है। थर्डली, आपका जो टारगेट है, कोई भी स्टूडेंट अभी तक स्वीडन में मुझे ऐसा नहीं मिला जिसका मकसद ये हो कि मैंने 6 महीने लगाने हैं, पैसा कमाना है और वापस चले जाना है। स्टूडेंट का मेन गोल होता है कि मैं बिल्कुल सर। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कैसे लूंगा। जब आप जी लॉन्ग सर। टर्म सेटलमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर ये चीज प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल नहीं है। आपने पहले सेमेस्टर में करने हैं 30 क्रेडिट। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में 30 क्रेडिट नहीं कर पाता। जो शुरू के पहले एलपी होती है, जो शुरू के पहले कोर्सेज होते हैं, उसमें आप कभी हाउसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, हलाल फूड ढूंढने के लिए आप जा रहे हैं, रूममेट्स आपके साथ, एक टीम बनते हुए आपको टाइम लगता है। आपका जो पहले 1-2 कोर्स होते हैं उसमें कुछ क्रेडिट्स आपके रह जाते हैं और वो क्रेडिट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर तक कैरी करने पड़ते हैं। मतलब आपके हो सकता है 22 सेमेस्टर हो जाए, 25 हो जाए क्रेडिट्स हो जाए, समवेयर बिटवीन 25 to 30 क्रेडिट्स आपका पहला सेमेस्टर एंड हो जाता है। दूसरा यह है कि आप जब 30 क्रेडिट पूरे करके जॉब मार्केट में जाते हैं, आपको डायरेक्ट वर्क वीजा नहीं मिलता, आपको जॉब लेटर या बिजनेस ऑफर लेटर मिलता है। उसके बाद एक सर्टेन टाइम है जो कोई भी लिखा हुआ नहीं है, जिसके बाद आपको वीजा इशू होगा। उसमें आपको 1 माह भी लग सकता है, 2 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। जब तक आपका स्टेटस चेंज नहीं हो जाता स्टूडेंट वीजे से वर्क पे या बिजनेस पे, आपकी स्टडी फ्री नहीं है। अगर ठीक है। आपकी स्टडी फ्री हो भी जाती है, आपने जो वर्क वीजा या बिजनेस वीजा लिया हुआ है, आपने उसका स्टेटस भी मेंटेन करना है। जो चीज मैं अभी सही। इनिशियली बता रहा था कि आपको
जो स्टडी के साथ फुल टाइम स्टडी और फुल टाइम जॉब, कोई मतलब आइंस्टाइन टाइप का माइंड हो किसी बंदे का और रॉक टाइप की उसकी बॉडी हो ना, तो वो बंदा शायद अचीव कर पाए ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम, कि आप 100% में 200% काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। तो डोंट काउंट इट एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेट। आपको एट द एंड ऑफ द डे एक पाथ चूज करना पड़ेगा कि या आप वर्क परमिट का स्टेटस लें, कैरी करें परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर, फिर स्टडी पे आ जाएं, या पहले स्टडी कंप्लीट करें और फिर उसके बाद वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंस की तरफ चले जाएं। एट द एंड ऑफ द डे टाइम फ्रेम आपके लिए इक्वली होगा, वट एवर पाथ सूट्स यू। हर स्टूडेंट का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंटरेस्ट डिफरेंट होती है। हम इसके लिए कोई जेनेरिक फार्मूला डिजाइन नहीं कर सकते, बट हर कोई ना कोई वे आउट इसी तरह का निकालता है। सर एक सवाल है आपसे। जी 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 सर, तो मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है कि मतलब 2 साल के लिए अगर हम मास्टर्स के लिए आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो 2 साल हम काम ना करें, पढ़ाई करें सिर्फ। मैंने ये कब कहा है? मतलब मेरी बात की इतनी गलत इंटरप्रिटेशन तो मैंने कभी सोची भी नहीं। मैंने ये कहा है कि आपके पास इंटरप्रिटेशन नहीं, चॉइस अब है। आप मैं मतलब लेट मी एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स ना, कि आपके पास चॉइस है। आप या 30 क्रेडिट करके पहले वर्क वीजा लें, फिर पीआर लें, और फिर दोबारा स्टडी कंटिन्यू कर लें। एक वे ये हो सकता है। दूसरा वे ये हो सकता है इफ यू वांट कि आप पहले स्टडी पूरी करें, फिर वर्क पीएसडब्ल्यू लें, फिर आप वर्क लेके वर्क वीजे पे जाकर और पीआर की तरफ चले जाएं। ये वो पाथ है जो थ्योरेटिकली आप कर सकते हैं, जो पहले डिग्री वाला है। नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। आपको जो ऑप्शन 2 साल डिग्री के बाद मिलनी है, वो ऑप्शन आपको 30 क्रेडिट के बाद मिल जानी है। जब स्टूडेंट यहाँ आता है, वो देखता है कि यार मुझे जो 120 क्रेडिट करने के बाद ऑप्शन है, जब वो 30 के बाद मिल रही है, तो मैं 120 का वेट क्यों करूं। बट सम केसेस में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं, या जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला हुआ होता है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लान करके आए होते हैं कि उन्हें डिग्री पूरी करनी है, दैट इज अ डिफरेंट केस। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नल प्रैक्टिस जो लोग कर रहे होते हैं। और जर्नल प्रैक्टिस में स्टूडेंट के अंदर ये करते हैं कि अच्छा मुझे प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं लोगों के, मैं पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल है अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो उनके शायद स्पीकर का प्रॉब्लम होगा। आप लोगों को मेरी नहीं, आवाज आ रही सर है? आपकी आवाज क्लियर है आपकी सर, बिल्कुल वीडियो और आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, बस ये जिन्होंने मुझे फिर मैसेज किया ना, यार आपके कुछ स्पीकर का प्रॉब्लम होगा, आवाज मेरे एंड से ठीक जा रही है फिर। तो सर एक सवाल है आपसे। जी जी सर आपने कहा 330 क्रेडिट आवर्स ना पहले सेमेस्टर में पूरे करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं आपकी बातों से, आप अच्छा मशवरा दे रहे हैं और एक अच्छा, आप एज अ पाकिस्तानी हमें यकीन है आप हमें अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो एज अ आप क्या बेस्ट तरीका हमें बताएंगे कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम 30 क्रेडिट आवर पूरे कर लें, ताकि फिर हम इजीली वर्क की तरफ जा सकें और अपने एक्सपेंडिचर्स भी पूरे पढ़ाई कर पे सकें तवज्जो और दें। कोई। अच्छा। पहले देखें, आप अगर प्रैक्टिकली देखें ना, पहले सेमेस्टर में आप 1-1.5 महीने से ज्यादा काम नहीं कर सकते। जब आपने आना है, आपके पास पर्सनल नंबर नहीं होगा, आपने पर्सनल नंबर अप्लाई करना है। इनके सिस्टम के अंदर पर्सनल नंबर में 2 वीक से लेके समटाइम 3-4 माह तक टाइम लग जाता है। अब आप पहले सेमेस्टर में अगर जॉब ढूंढनी शुरू कर देंगे, आपको आते ही जॉब मिल भी जाए किसी कंपनी में, पर्सनल नंबर ना होने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते जॉब। आप जब अप्लाई करें, एट लीस्ट एक सेमेस्टर का एक्सपेंस आप ये सोच के आए कि आपने करना है। अगर आप लाइक कश्तियां जला के आ जाएंगे ना, और आप ये कहेंगे कि हम वहां जाके जाते ही जॉब ढूंढ के साथ पढ़ाई भी कर लेंगे, देन यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले सेमेस्टर के अंदर आप ये माइंड बना के आए कि हमारा जो है ना, मतलब स्टडी के साथ हमारे इंडिया में जो टर्म यूज करते हैं ना, 7 फेरे हो गए हैं, नकाब पढ़ाया गया, हमने कुछ और नहीं देखना। आप 30 क्रेडिट को फोकस करें, पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो गलती करते हैं, गलती वो ये करते हैं कि वो 2 कश्तियों के सवार हो जाते हैं। वो कभी जॉब की तरफ जाते हैं, कभी वो पढ़ाई की तरफ आते हैं, वो फिर एट द एंड ना जॉब पूरी मिलती है ना 30 क्रेडिट कर पाते हैं।
तो मोटिवेशन मैं आपको ये दे रहा हूं कि पहले सेमेस्टर के अंदर ठीक है सर। जी जी सर Hello? 30 क्रेडिट आवर हमारे पूरे हो गए सर, सब कुछ हो गया, हमारा पर्सनल नंबर भी सर उसके बाद आ गया, हमने वो कर लिया। तो सर उसके बाद हम फॉर एग्जांपल मैं अपना कहता हूँ कि जी मैंने वहाँ पे कोई घर से पैसे मंगवा के गाड़ी ले ली और मैं उबर ईट्स मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं करना चाह रहा हूँ काम। तो सर उस टाइम मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि जब मुझे मिला है और मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं अपना लिविंग एक्सपेंस और सेमेस्टर फी निकाल सकूंगा या नहीं सर उस सिचुएशन में? देखिए, लिविंग एक्सपेंस तो आप बहुत नॉमिनल जॉब के ऊपर भी निकाल लेंगे, क्योंकि लड़के रहते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन में और फूड कोई जी सर। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप हार्डली, मेरा ख्याल है कि अगर आप बहुत भी खर्चा करें ना शेयर अकोमोडेशन में, तो लेट मी लाइक 2,500-3,000 क्राउन में आप शहजादों की तरह रह सकते हैं। और इट इज नॉट अ बिग मनी कि आपको अर्न करने में कोई प्रॉब्लम हो। जब आता है ना व्हेन इट कम्स टू ट्यूशन फी इज अ बिग जंक। जी सर। ट्यूशन फी के लिए आपको एट लीस्ट मेरा ख्याल है कोई 75% से अबव जॉब हो एट लीस्ट, तो तब आप शायद ट्यूशन फी निकाल पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इतने सारे आइकन्स है, मुझे कुछ नहीं पता बोल कौन रहा है, लेकिन नकीबुल्ला मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, आपकी तो वीडियो भी चल रही है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं बोल रहा हूँ जुनैद भाई। अच्छा एक है ये जो भाई ने बात की कंसल्टेंट की, तो मैं इसको जरा ऐड करूं मैं कि यहाँ आप लोग तो माशाल्लाह वहाँ बैठे हैं, तो पाकिस्तान में जो भी कंसल्टेंट है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन मेजॉरिटी वो मिस गाइड करते हैं। उनकी जो मार्केटिंग पिच होती है यही होती है स्वीडन की, आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बस आप एक मिनट रुक जाओ यार, काम करना है। आप वहाँ काम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ा बच्चों को यहाँ मिस गाइड किया जाता है। तो कम से कम 1 साल की फीस होनी चाहिए, और फर्स्ट जो 6 मंथ है वो जॉब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गई। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लीनियस यूनिवर्सिटी जो उनकी पायलट प्रोजेक्ट है 2 इयर्स की वीजा का, क्या उसमें है वो ऐड है 2 इयर्स का वीजा मिल सकता है? और क्या अगर उसमें हम 2 इयर्स का वीजा ले, और जैसा मेरा कोर्स है इंटरनेशनल अफेयर्स, मास्टर प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, तो क्या उसको मैं 1 साल कर सकता हूँ, 1 साल में कंप्लीट कर सकता हूँ मास्टर के प्रोग्राम को? अब इतनी लंबी बात थी, मैं सिर्फ आखिरी क्वेश्चन भी मुझे याद रह गया, पिछले वाले मैं भूल गया हूँ। इंटरनेशनल कुछ मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप 2 साल वाला मास्टर प्रोग्राम 1 साल में भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप 2 साल में आते हैं आप उसी मास्टर्स को 1 साल में कर लें। आई एम नॉट श्योर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। लीनियस यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट में है और लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है ये पायलट प्रोजेक्ट, जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ और 24 माह का वीजा लग रहा है उनका। जो लीनियस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन्हें 24 मंथ्स का वीजा लगेगा और उनकी स्टेटमेंट भी 24 मंथ्स की होती है। इट इज ट्रू, ये बात ठीक है। अच्छा, अगर कोर्स 1 साल का, अगर जो मास्टर प्रोग्राम है वो 2 इयर्स का हो वैसे, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन हो कि आप 1 ईयर तक भी कर सकते हैं, तो स्वीडन में आकर वैसे अप्लाई यहाँ से 2 इयर्स का करना, फिर वहां पर आकर उसको 1 ईयर का करना, तो इसके कोई डिसएडवांटेज है या कोई एडवांटेज है इसका? इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है। जो पहला सेमेस्टर होता है वो 2 ईयर्स वाले प्रोग्राम और 1 ईयर वाले प्रोग्राम उनका सेम होता है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर जाके आप जो 1 ईयर वाला होता है उसने एक मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ के 15 क्रेडिट का थीसिस करना होता है। जो 2 ईयर की डिग्री में होते हैं वो थ्रू आउट कोर्स पढ़ते चले जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको पहला सेमेस्टर सेम होता है, डिसएडवांटेज कोई नहीं है, बल्कि समहाउ इसका ये एक एडवांटेज है कि अगर आपके पास 2 साल के लिए रिसोर्स नहीं है, आप 1 साल में एटलीस्ट एक कंप्लीशन डिग्री ले लेते हैं, बजाय इसके 2 साल की आधी डिग्री से इट इज फार बेटर कि आपके पास 1 साल की कंप्लीट डिग्री हो। जी बिल्कुल। अच्छा तो ये है कि अगर हम छोटे शहर में जाते हैं जैसे वेस्ट है,
तो वहाँ एक सेमेस्टर करके फिर हम किसी बड़े सिटी में जैसे स्टॉकहोम है, गॉटेनबर्ग है, वहाँ मूव हो सकते हैं, अपने क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में। देखिए, क्रेडिट ट्रांसफर इज क्वाइट ट्रिकी थिंग। यहाँ पे जब आप आते हैं ना, सबसे कीमती चीज जो होती है वो आपका टाइम होता है। क्रेडिट ट्रांसफर में यू ऑलवेज लूज टाइम। आप अगर फॉर एग्जांपल लीनियस यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके पूरे क्रेडिट्स वहां ट्रांसफर नहीं होंगे। हो सकता है उनके जो पहले सेमेस्टर के कोर्सेज हो उनमें से 2 कोर्स मैच करते हो, 1 कोर्स मैच करता हो, 3 कोर्स मैच करते हो। अब आपने यहां से जो लेके जाना है, हो सकता है आपको वहां जाके पहले सेमेस्टर में 5 कोर्स रजिस्टर करने पड़ जाए, या वो आपको एक्सेप्ट ना करे, उनके पास प्लेस ही अवेलेबल ना हो। इस तरह के कह लें एक्सपेरिमेंट्स आप तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम की लग्जरी हो, आपके पास पैसे की लग्जरी हो। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो 30 क्रेडिट कर लेते हैं ना, उसके बाद बहुत कम ऐसा होता है कि वो इस चीज में जाएं कि हम ये डिग्री को उठा के कहीं और ले जाएं। ये काम आप तब कर सकते हैं जब आप एजुकेशन फ्री के जोन में आ जाते हैं। लेट आपके पास वर्क परमिट आ गया या परमानेंट रेजिडेंस आ गई है, तब आप इस चीज को अवेल कर लेते हैं। मतलब मोस्टली जो लोग अवेल करते हैं कि जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढूं, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग में, मैंने 30 क्रेडिट किए, अपने आप को सिक्योर किया यहाँ पे। देन आई गो टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कि यार ये मेरा मेन गोल था, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी चेंज करें इन द मिडल ऑफ डिग्री। वो आपको अगली यूनिवर्सिटी ने आपका मेरिट रेटिंग दोबारा चेक होनी है, आपके पढ़े हुए कोर्सेज की एवेल्युएशन, जो ग्रेड्स हैं उनके साथ कोर्स, आपकी डिग्री टू डिग्री मर्जर कितना हो सकता है, मतलब मैनी थिंग्स जो हर यूनिवर्सिटी पहले देखेगी। और आपको ये चीज करने के लिए टाइम होगा हार्डली 1 वीक। यहां से आखिरी रिजल्ट्स आएंगे तो अगले क्रेडिट में जाएंगे ना। अगर पहले सेमेस्टर में आपका एक कोई रिजल्ट रह गया है जो लेट्स सपोज फरवरी में आना है, आप आगे अप्लाई कर चुके हैं, तो ये इट्स नॉट गोना बी अ गुड प्रैक्टिस। इस चीज को माइंड में ना रख के आए, नहीं तो यू विल स्टक इन द मिडल ऑफ नोवेयर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने एक क्वेश्चन भेजा है चैट में, मेरा रिप्लाई कर दें क्योंकि मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। यहाँ अब इतने सारे क्वेश्चन है, यहाँ तो मुझे डबल क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, मुझे प्राइवेट वाले भी हैं। मतलब इफ समवन कैन रीड इट आउट तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने दोबारा भेज दिया। ये इतना लंबा वाला जो है, जी। how do we know that our previous course will be good for the program that we are going to apply at computer science software engineering? बिल्कुल ठीक बात है। so the both programs are similar। ये देखिए, हमें कंटेंट सिमिलर लग रहे होते हैं जब हम अपने एंड से देख रहे होते हैं। हर प्रोग्राम के लिए जो प्री रेक्विजिट्स होती हैं, मुझे याद आ गया आपका प्रोग्राम, आपके ये 2 कोर्सेज ऐड थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर साइंसेज का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले नंबर पे था, उसमें आप अनक्वालिफाई हो गए, फिर कंप्यूटर साइंसेज के अंदर आप क्वालिफाई हो गए थे। ये दोनों प्रोग्राम जो हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो ज्यादा डिमांड करता है आपने पढ़े हुए वो डेवलपमेंट के कोर्सेज एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंसेज। जब ये आपकी पढ़ी हुई जो टूल्स होते हैं जो आप यूज करते हैं, मतलब जैसे जावा है या C++ है या ऑल दोस थिंग्स, मैं कोई मतलब कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए कि जब आपने डेवलपमेंट के कोर्स ज्यादा पढ़े होते हैं, मतलब ये मांगते हैं 90 क्रेडिट्स, यानी 90 क्रेडिट्स जब कन्वर्ट होती है आपकी डिग्री कि 90 क्रेडिट्स आपके इस स्पेसिफिक डोमेन में होने चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपैरेटिवली हायर डिमांड है एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। और ये हर डिग्री, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर डिग्री के अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं, कोई एक स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं है, इवन स्वीडन के अंदर भी नहीं है। तो जब आपकी डिग्री कन्वर्ट होती है ना यहाँ, तो ये हर डिग्री को ये अपने सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये आपकी मेरिट रेटिंग होती है, और जो मेरिट रेटिंग भी आप पढ़ते हैं हमें समझ नहीं लगती वो क्या मेरिट रेटिंग है। तो इसमें आप कह लें कि विद एक्सपीरियंस आइडिया होता है कि कौन सी डिग्री जो है कहाँ पे वो हो सकती है, रिक्वायरमेंट मीट कर सकती है, प्री रेक्विजिट्स उसके किसी भी डिग्री प्रोग्राम के।
तो इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि अगर डिग्री में ये वाला कोर्स मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं इस प्रोग्राम में जा सकता हूँ या इस प्रोग्राम में नहीं जा सकता। इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा प्रायर टू लास्ट डेट अप्लाई करें, और अगर उसके अंदर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है जिस तरह आपका प्रॉब्लम आया है कि जो पहले वाली डिग्री है उसके अंदर आप अनक्वालिफाइड हो गए हैं, दूसरे वाली में क्वालिफाइड हो गए हैं, तो वी कैन मेक अ चेंज इन द एप्लीकेशन कि आप एक ही डिग्री के अंदर क्वालिफाई हुए हों, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी जस्टिफिकेशन बढ़ जाती है लेट फॉर स्कॉलरशिप, फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन, इन मैनी थिंग्स। ये इस तरह हेल्प आउट कर सकती है। सर 2 साल की स्वीडन के अंदर, सॉरी 2 साल की सर डिग्री मिला के और बाकी जो वर्क वीजा हम अगर उसके बाद लेते हैं, पीएसडब्ल्यू जिसे हम कहते हैं, तो सर टोटल ड्यूरेशन हमारे पास कितना बनता है स्वीडन के अंदर, 3 मतलब साल, वीजा? मास्टर्स के लिए 3 साल, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 4 साल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में मे भी आपको 1 मंथ का टाइम मिले जॉब के लिए, क्योंकि उससे पहले आपके पर्सनल नंबर और उस चीज़ में निकल जाएगा टाइम। तो हमें ये बता दें कि हम एक्सपेंस कितना लेके आएँ, एवरेज कितना हो जाता है वहाँ पे, और यहाँ से कितना खर्चा लेके आएँ अपने साथ रूम ये में? एक काफी बड़ा वेरिएबल है जो आपने पूछा है। इसमें कोई हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। अगर आप बड़े सिटी में जा रहे हैं, लाइक स्टॉकहोम में जा रहे हैं, मे बी स्टॉकहोम में आपको 6-7-8,000 क्राउन भी कम पड़ जाए। अगर आप स्मॉलर सिटी में आ रहे हैं, लाइक वेको आ रहे हैं, हाम्स्टा आ रहे हैं, कार्लस्क्रोना जा रहे हैं, वहां पे माइट भी आप 2-2,500 क्राउन में भी गुजारा कर लें। फिर उसके बाद आपकी हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। सिगरेट बहुत महंगा है यहाँ पे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो एक सिगरेट की डब्बी जो है आपकी मे बी 3 टाइम के खाने के बराबर हो। ठीक है। तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर, सिटी के ऊपर। तो बड़े नहीं सर सादा सादा बात बताएं कि हमने तो बस गुजारा करना है वहां पे, ये चीजें तो मेरा नहीं ख्याल एक एक एवरेज स्लैब रेट स्टूडेंट, बता देना, 3 to एक एक 6,000 एक ऑलमोस्ट एक पर बेसिक मंथ रेट होता है। बता दें कि बंदे ने जिंदा भी रहे और अच्छा थोड़ा उसका गुजारा हो और थोड़ा सरवाइव देखिए, कर ले। जिंदा रहने के लिए अगर आपको सिगरेट चाहिए तो हो सकता है आपको 6-7 हजार क्राउन लगे मिनिमम। अगर जिंदा रहने के लिए बगैर सिगरेट के जिंदा रह सकते हैं तो आप 3,000 में भी गुजारा कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉकहोम में जिंदा रहना है तो आपको 7-8 हजार क्राउन चाहिए। अगर आपने हाम्स्टा में या वैको में जिंदा रहना है तो आप 3,000 3,500 में भी गुजारा कर लेंगे। अब अगर आप कहते हैं जी मैंने अकेले कमरे में रहना है, अकेले कमरे का किराया ही 5,000 है। अगर आप शेयर कर लेते हैं अकोमोडेशन, 4 लोग रहते हैं, तो वो 4,000 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो मिनिमम अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में पाकिस्तानी लड़कों के साथ रहते हैं स्मॉल टाउन में 2,500 2,000 में आप गुजारा कर सकते हैं मिनिमम, विद नो स्मोकिंग, नो रेस्टोरेंट, नो लाइक। सर ये मंथली कह रहे हैं सर आप? मंथली? हाँ जी, मंथली। ठीक है अच्छा, सर वो चैट में भी इससे क्वेश्चन आए, वो भी ले लें। चैट में भी कुछ क्वेश्चन्स हैं, वो भी साथ साथ लेते जाए। असल में चैट में मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो 1-to-1 उन्होंने मुझे किए हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं लग रही कौन मैं सा। आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ उसमें। सर if इसमें एक और someone बात has secured बताएं। admission and reached Sweden and then he or she जी जर्मनी, इटली। अच्छा, फीस रीइंबर्समेंट का है कि अगर कोई बंदा एडमिशन लेके वीजा लगवा के आ जाता है, फीस रीइंबर्स करवा सकता है या नहीं? इस पे अब मैं क्या तबसरा करूं, ये तो मतलब आप एक ऐसा इलीगल और क्रिमिनल काम करने का प्लान कर रहे हैं जिस पे आप मेरी ओपिनियन ले रहे हैं। आई विल से नो, ना ऐसा होता है, ना आपको करना चाहिए अगर कोई ऑप्शन हो भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मेरा ना वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने ना, मेरा फ्रेंड है पुर्तगाल में, तो उसने वहीं से मेरा एडमिशन अप्लाई किया था, एडमिशन फी वहीं से पे की थी, और ट्यूशन फी भी मैंने उसे पुर्तगाल में दी तो उसने वहीं से पे की थी। तो सर ये रीजन हो जाती हैं कि वीजा रिजेक्शन के लिए कि आपके जो बेसिक कंट्री, सपोज कर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान से करता तो फिर
रिजेक्शन ना होती, कि जो रीजन थी रिजेक्शन की वो हर एक की सेम आ रही थी। वो कहते कि आपने ब्रीफ आंसर दिया है, ठीक है, आपके कोई और रीजन आने का, तो वो हर एक को ये कह रहे थे। तो सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा जो सारा प्रोसेस हुआ वो कहीं और कंट्री से हुआ। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था कि आप व्हाई आर यूजिंग टू डिफरेंट नंबर्स। तो वहां से मुझे फिर आइडिया हुआ कि मे बी उन्होंने चीज को प्रेफर किया हो कि इस बंदा ये पाकिस्तान में रहता है, तो इसने सब कुछ पुर्तगाल से क्यों अप्लाई किया। तो रिजेक्शन की ये रीजन हो सकती हैं। देखें, स्वीडन वो मुल्क है जिसकी रिजेक्शन की एक एक रीजन रिफ्यूजल लेटर पे लिखी होती है। जी जो सर। जो रीजन उन्होंने रिफ्यूजल की लिखी होगी ना, वो लेटर पे लिखी भी होगी आपके। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यूरोप से पेमेंट्स करवाते हैं, किसी का भाई है, किसी का कजन है, और उनके वीजाज लगते हैं। सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकती कि आपकी फीस पुर्तगाल से पे हुई है या कहीं और से पे हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट सर जो स्वीडन से ही पे करवाते हैं। यस सर, मैं वो समझ रहा हूँ। तो हुआ ये था कि हम जब मैं रिफ्यूजल लेटर रिसीव करने गया तो उधर सब के लेटर्स पे यही मेंशन था कि आपने ब्रीफ आंसर दिया। बहुत सारे वो कह रहे हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा सिटी है, तो सब कुछ आंसर उसका दे रहे थे। तो मीन के 3 क्वेश्चन ऐसे है थे जिसमें लॉन्ग आंसर था, लॉन्ग आंसर दिया। तो सर आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि अब हम जब एक लाइन का आंसर है तो हम कैसे ज्यादा लाइन में दें। देखिए, अब ये तो केस ऑफिसर के ऊपर है कि जो आपने आंसर दिया है, पहले लिखने वाले बंदे ने क्या लिखा है, फिर पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा है। इस पे मतलब अब आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन अगर उन्होंने आपको ये कहा है ना कि आपने ठीक आंसर नहीं दिया, उन्होंने वो क्वेश्चन भी मेंशन किया होगा रिफ्यूजल लेटर में कि हमने आपसे ये क्वेश्चन किया था जिसका आपने सही आंसर नहीं दिया। और अगर आपको उसके बाद भी लगता है, मतलब 3 केस जी हमने इस दफा ऐसे हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के जिनका वीजा रिफ्यूज हो गया था कि उन्होंने जी सर। कहा कुछ था, डिसीजन कुछ आ गया, हमने अपील करके केस विन कर लिया। अगर आपको जी लगता सर। है, आप इफ यू आर डेड श्योर कि मैंने ये आंसर नहीं दिया, ये गलत बात कर रहे हैं, तो आपके जी पास सर। अपील करने का राइट होता है। आप माइग्रेशन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि भाई मैंने तो ये बात की नहीं। और अगर आपने, सर जी जी, सर जैसे मैं जब रिफ्यूजल रिसीव करने गया था तो उस वक्त जो 90% रिफ्यूजल थे ना, वो मार्कस में भी आप जानते हो तो मार्कस की थे। तो सब कह रहे थे कि वो मार्कस है, वो अपनी मर्जी करता है, जो उसका दिल करता है, मीन के जिस तरह भी केस वो हैंडल करता है। तो मीन के 90% जब मैं रिफ्यूजल देखे थे तो उनका जो वो केस हैंडलर था सारा वो मार्कस था। तो ये डिपेंड करता है कि वो बस किसी के हाथे चढ़ गई फिर ऐसे। वेल, जहां पे ह्यूमन बेस्ड डिसीजन होते हैं ना, वहां लाइकिंग डिसलाइकिंग मैटर तो करती है। लेकिन जितनी अन्नी आप बता रहे हैं ना कि बची हुई है कि उसने 90% बंदे उड़ा के रख दिए हैं, टोटल जी स्वीडन सर। में कितने केस रिफ्यूज हुए होंगे? मेरा ख्याल है अगर 1000 एप्लीकेशन आई होगी, मे बी 50 केस रिफ्यूज हो गए हों। जी सर। इससे ज्यादा तो रिफ्यूजल है ही नहीं स्वीडन का। और रिफ्यूजल में भी जो आप कह रहे हैं सबका, मैंने जितने रिफ्यूजल मतलब 8-10 रिफ्यूजल तो मेरी नजर से भी गुजरे हैं, लेकिन जी सर। कोई भी 2 रिफ्यूजल लेटर सेम नहीं थे। कोई भी 2 लेटर, जी हर सर। किसी की अलग अलग ऑब्जेक्शन थी। सर फाइनल इट्स मीन के ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से फी पे नहीं कर रहे हो, नहीं, कैसे यू बिल्कुल भी नहीं, इट कम। बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर सर मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया सिविल इंजीनियरिंग का, 2 साल मास्टर्स है। तो पहले 2 सेमेस्टर की तो फ़ी जैसे कि आपने बताया मुझे पाकिस्तान से ही लानी पड़ेगी। तो 3rd और 4th सेमेस्टर के बारे में बता दें। पाकिस्तान में तो ये होता है कि हम थीसिस करते हैं और क्लासें नहीं लेते। लोग फुल टाइम कोई इंटर्नशिप जॉइन कर लेता है, थीसिस करता रहता है। यूनिवर्सिटी एक दफ़ा चला गया महीने में। और वहाँ पे क्या होता है मास्टर्स में तीसरे और चौथे सेमेस्टर में, और उनकी ट्यूशन फीस देनी होती है। पाकिस्तान में तो नहीं होती। पाकिस्तान में थीसिस वाले सेमेस्टर की फीस नहीं होती। नहीं सर, थोड़ी बहुत होती है थीसिस की और रजिस्ट्रेशन की आई थिंक, पर उस तरह फीस नहीं होती कोई बहरहाल इंजीनियरिंग स्वीडन की। के अंदर जो 4 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर की इक्वल फीस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह फुल डे क्लासेस नहीं होती। आपकी हार्डली अगर एक दिन में क्लास होगी तो माइट भी 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, और हफ्ते में 3 दिन क्लास हो जाएगी, 4 दिन क्लास हो जाएगी। ये आप स्टडी की पीक है, ये मैक्सिमम। जब आप थीसिस पे आ जाते हैं, थीसिस की क्लास होती ही नहीं है। थीसिस आपको एक सुपरवाइजर अलॉट हो जाएगा। सुपरवाइजर अगर आपसे हफ्ते में एक दफा मिलना चाहे, नॉर्मली ऐसा होता है कि वो टास्क आपको असाइन कर देता है, और या आपने जो काम किया होता है वो आप उसको सेंड कर देते हैं बाय ईमेल।
माइट भी आप पूरे थीसिस के पीरियड में 2 दफा अपने सुपरवाइजर को मिल रहे हैं, 4 दफा मिल रहे हैं। इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट विजिट जो थीसिस का टाइम होता है। थीसिस आप 2 तरह के करते हैं, एक होता है आप हाइपोथेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, एक होता है आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाके कर रहे होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में करेंगे तो जाहिर है फिर आपको इंडस्ट्री में ज्यादा जाना पड़ेगा जहां पे आप काम कर रहे हैं, और अगर आपने किसी हाइपोथेसिस पे किया तो आपका लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त गुजरेगा जहां से आपको इंपिरिकल फाइंडिंग करनी है, जहां से आपने डाटा ढूंढना है। तो थीसिस ऑलमोस्ट पाकिस्तान के ही पैटर्न पे होता है कि टीचर से आपको टाइम लेके जाना पड़ता है, और वो मीटिंग भी कोई आपसे आधे घंटे की मीटिंग कर लेगा। ये नहीं है कि क्लासरूम की तरह आप बैठे हुए हैं और 3-3 घंटे लेक्चर चल रहा है। तो उसमें आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता है थीसिस वाले टाइम में कि आप अपनी मर्जी से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दिल फयाज बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम जाते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो क्या कोई ऐसी फील्ड है जिसमें हमें जॉब आसानी से मिल सकती है आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, या कोई सिटी हो वहाँ पे जल्दी जॉब मिल जाए? अब आप किस सिटी से हैं पाकिस्तान में? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। देखें, आप अगर लाहौर को कंपेयर करें शेखुपुरे से तो जाहिर है लाहौर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू शेखुपुरा। जी सर। और ये पूरी दुनिया का पैटर्न है, जो आपके बड़े सिटीज होते हैं वहां कंपैरेटिवली जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। और जब आप एक सेमेस्टर करके जा रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि आप कि स्वीडन की स्टडी का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है आपको, आप पाकिस्तान की ही क्वालिफिकेशन पे जा रहे हैं। अनटिल और अनलेस आप कंप्यूटर साइंस के अंदर डेवलपमेंट के अंदर कोई मास्टर्स नहीं है, मास्टर्स नॉट इन अ डिग्री, मतलब इन डेवलपिंग वर्क, आपको ऑड जॉब्स ही मिलेंगी। और ऑड जॉब्स मोस्टली कनेक्शन बेस्ड होती हैं। अगर कोई दोस्त है, कोई दोस्त का दोस्त है, और हाउ गुड यू आर इन सोशल नेटवर्किंग, वो जॉब आपको किसी भी सिटी में मिल सकती है जहां पे आप अच्छी आपकी सोशल नेटवर्किंग है। सर मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ है और आजकल वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। हाँ जी, अगर इजी हो जाएगा फिर। हाँ जी, जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स के लिए जॉब ढूंढनी आसान है। अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 1 साल की डिग्री जरूर करना, क्योंकि आपको आपके प्रोफेशन की बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप 2 साल की डिग्री करने के फाइनेंस नहीं है तो एटलीस्ट 1 साल की डिग्री कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जाए, अदरवाइज आपको वही फिर ऑड जॉब्स वगैरह करके ही करना पड़ेगा काम, आपकी क्वालिफिकेशन आपको पे बैक नहीं करेगी। सॉरी सर, मेरा कनेक्शन चला गया था। सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूछना था कि आगे मास्टर के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप कोई सिविल इंजीनियर हो आपकी नज़र में? देखिए, जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फॉर्मेट में है। लाइक अगर लीनियस यूनिवर्सिटी है, इसकी सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इकिया के साथ ये लोग कनेक्टेड है, जो वुड कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ चीज होती है। तो आप जो भी इंजीनियरिंग की फील्ड, जो साइंसेस की फील्ड होती है, इसके अंदर कंपैरेटिवली जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बिजनेस फील्ड। लेकिन जब आप एल्स देन कंप्यूटर किसी फील्ड की बात करते हैं, आपको लोकल क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपको लोकल रूल समझने हैं, लोकल प्रोसीजर समझने हैं। उसके लिए लैंग्वेज इज अ टूल। आपको अलोंग विद योर क्वालिफिकेशन आपको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी चाहिए होगी अगर आप अपने ही प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं। ओके सर। सर एक ये क्वेश्चन है कि अगर हम पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उसी सेमेस्टर के एंड पे हमें उससे अगले सेमेस्टर की फ़ी का बता दिया जाता है कि ये इतना टाइम है, उसकी फ़ी पे करें। अगर हमारे पास नहीं है तो आप ये बता रहे थे कि वो 30 क्रेडिट आवर पूरे करें और आप अपने काम पे लग जाएँ और उसके बाद आके डिग्री कंप्लीट कर लें। इस तरह का जो जर्नी आप बता रहे थे वो ज़रा रिपीट कर दें, वो कनेक्शन नहीं था उस वक्त। अच्छा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप जो है अगर देखें 30 क्रेडिट का मतलब 30 क्रेडिट है, पहला सेमेस्टर नहीं है। पहले सेमेस्टर में 30 क्रेडिट आप पढ़ते हैं, पास करने हैं आपने यहाँ आके।
वो 30 क्रेडिट आपके पहले सेमेस्टर में पास होते हैं, या वो 30 क्रेडिट आपके 1.5 सेमेस्टर में जाके पास होते हैं। जब आप 30 क्रेडिट कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब आपके पास लीगली ऑप्शन ये है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जॉब वीजे पे स्विच कर सकते हैं। और अगर आप जॉब वीजे पे स्विच कर जाते हैं, वीजा मिल जाता है आपको, स्टैंप हो गया वीजा, उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री है कि आप वो जॉब पे जाएं, जॉब वीजे पे जाके आप अपना जो टाइम पीरियड कंप्लीट करें, जब परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए उसके बाद आप दोबारा स्टडी स्टार्ट कर लें। मतलब ये अगर कोई हर जॉब के ऊपर वर्क परमिट नहीं मिलेगा, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी 13,000 पर मंथ सैलरी होनी चाहिए मिनिमम, प्रोफेशन कोई भी हो, प्रोफेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये यहाँ पे मैसेज भी आए हुए हैं, मेरे पास एटलीस्ट यहाँ पे कोई मोर देन 40 मैसेजेस हैं। तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, काइंडली मेरे से क्वेश्चन आप सर यूनिवर्सिटी को कोई इशू तो नहीं होगा? किस चीज पे? सर हम सेमेस्टर पढ़ के जब काम वर्क के लिए जाते हैं, आप कह रहे हैं कि उसके बाद दोबारा स्टडी जो है वो स्टार्ट कर ले थोड़े अच्छे के बाद, तो यूनिवर्सिटी कोई इशू नहीं होगा कि ये स्टूडेंट है ये चला गया नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ रहा? देखें, यूनिवर्सिटी को फॉर श्योर इस चीज के ऊपर कोई वो खुश नहीं होगी इस बात पे कि आप डिग्री करने आए हैं 2 साल की और आप 6 महीने या 1 साल के बाद आप वर्क वीजे पे स्विच कर गए हैं, लेकिन आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। आप अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ किया है तो आप वो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो सबसे ज्यादा इस चीज में खुश होगी कि आप 2 साल की डिग्री करें, लेकिन अगर आपके पास 2 साल की डिग्री के रिसोर्सेज नहीं है, आपने कोई ना कोई तो वे आउट निकालना है सरवाइव करने का। आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर मेरी डिग्री 1 साल की कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द आइडियल फॉर एवरीवन, कि अगर आपकी डिग्री 1 साल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो करके एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री आ जाएगी। अगर आपके पास 1 साल की डिग्री के भी रिसोर्सेज नहीं है तो आपने कोई ना कोई तो लीगल वे अडॉप्ट करना है ना। तो फिर वो क्या वो एक शेर है ना कि किसी नजर में मुझे बावफा ठहरने को, किसी नजर में मुझे बेवफा तो होना था। तो फिर चले यूनिवर्सिटी थोड़ी सी नाराज हो ले, लेकिन आप एक लीगल वे तो चूज करेंगे ना सेटलमेंट के लिए। और सर अगर कोई एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो 7.5 क्रेडिट के एक सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट बन गए 30 क्रेडिट पे। तो उनमें से कोई एक जो आपने कहा कि फेल हो जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, फीस वगैरह का और टाइम का? आपने जो एक कोर्स एक दफा रजिस्टर कर लिया, फीस पे कर दी, जब तक आप वो पास नहीं कर लेते आप उस कोर्स को दोबारा फ्री पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले सेमेस्टर में 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, पहले अटेम्प्ट में आप पास नहीं कर सके, आपको वो सेकंड अटेम्प्ट देंगे पास करने के लिए। अगर आप उसमें भी पास नहीं कर सके, वो जब दोबारा कोर्स ऑफर होगा आप उसको दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट पेइंग फी। लेकिन सर वहां पे कोई प्रॉब वगैरह होता है, कोई प्रॉब वगैरह या कोई स्टैंडर्ड जीपीए कोई से वाले से कुछ हमें आप गाइड कर सकते हैं? इस पे यूनिवर्सिटी निकाल देती है या क्या कोई इस तरह? देखिए, पास मींस पास। अगर आप या तो ग्रेडिंग सिस्टम एबीसी क्या होता है उधर, थोड़ा ये पूछना चाह रहे हैं। एबीसी होता है, इनका एबीसी होता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप पास हुए हैं, फॉर एग्जांपल ई ग्रेड लेकर वो आपको निकाल देंगे। इफ यू आर पास यू आर पास, आप कैरी कर सकते हैं। फ्रीज का ऑप्शन भी है हमारे पास वहां पे 30 क्रेडिट आवर्स के बाद एक 2 सेमेस्टर के लिए। वेल ये इस पॉइंट को आप टेक्निकली समझ लें, थियोरेटिकली आप फ्रीज करवा सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि जी मैं 1 सेमेस्टर पढ़ लिया है, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। आपने जब ब्रेक लेनी है तो फिर आप स्वीडन में नहीं रह सकते लीगली, क्योंकि आपकी रीजन टू स्टे इन स्वीडन इज स्टडी।
जब आपने ब्रेक ले लिया सेमेस्टर की, तो फिर आपकी वो रीजन जो है वो वैलिड नहीं रही। तो आपको या तो उस ड्यूरेशन में वापस अपने होम कंट्री आना है या कहीं और जाना है। अगर आप यहां रहते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, आपने जब भी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो उन्होंने ये पॉइंट उठा देना है कि आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में स्वीडन में थे, लेकिन आप 30 क्रेडिट में रजिस्टर नहीं थे। तो प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग लाइक फ्रीजिंग सेमेस्टर। तो सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक तो मैंने पूछा कि अगर कोई डेवलपर है आईटी यानी वेब डेवलपर है, जैसे इन माय केस, तो मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि डिग्री बिल्कुल अलग है, स्किल बिल्कुल अलग है। तो क्या मतलब मैं अपनी स्किल बेस पे कोई आईटी सेक्टर में शुरू में छोटी मोटी जॉब हासिल कर सकता हूँ? और सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने भी बताया कि अगर आप पहले सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो आप दूसरे में फीस दिए बगैर दोबारा से एनरोल हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हैक चीट नहीं इसमें निकल आएगा कि जी आप पहले सेमेस्टर में काम करना शुरू कर दें, फेल हो गए तो नेक्स्ट में तो फ्री में आपको मिल जाएगा? देखिए, फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने ये नहीं कहा दूसरे सेमेस्टर में, मैंने कहा है जब वो दोबारा कोर्स ऑफर होगा। पहले सेमेस्टर का कोर्स दूसरे सेमेस्टर में नहीं होगा, वो अगले साल पहले क्या पता, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ Right. क्लियर करने के लिए सर, क्या पता वो कोर्स ऑफर ही ना हो 2 सेमेस्टर आगे। नहीं, हर साल आपने अगर एक कोर्स पहले सेमेस्टर में पढ़ा है ना, वो अगले साल भी पहले सेमेस्टर में ऑफर होना है, वो सेकंड सेमेस्टर में ऑफर नहीं होना। वैसे भी अगर आपका कोर्स कोई पास है तो उसकी रीटेक्स होती है ना, वो तो होंगी ना, उसकी 2 रीटेक्स होंगी, तो आप वो नहीं, रीटेक्स ले उनका सकते क्वेश्चन हैं। ये है कि अगर, जो मुझे समझ लगी है, अगर कोई इंटेंशनली पहले फेल हो जाए, अगले जी, सेमेस्टर जी। में फिर वही कोर्स पढ़ ले, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, लेकिन वो जी। सेकंड सेमेस्टर में कोर्स आना नहीं ना, वो कोर्स थर्ड ठीक है। सेमेस्टर में जाके दोबारा आएगा। और इसमें और- जो माइग्रेशन की भी लिमिटेशंस है ना, कि आपने एवरी ईयर क्रेडिट पास करने हैं, वरना आप एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको got पहले it. साल 15 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे, वरना आप नेक्स्ट ईयर एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जी ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन सर, वो आईटी स्किल्स और डिग्री अलग होना। मतलब आई विल बी सर सरप्राइज्ड। एक्सटेंशन क्या मतलब? हेलो सर, एक्सटेंशन क्या मतलब? अभी क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, पहले हम इनके क्वेश्चन दे लें, फिर एक्सटेंशन की तरफ भी आ जाते हैं। आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आपका सप्लाई चेन में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के साथ सप्लाई चेन विल बी हार्ड टू गेट प्लेस। जी सॉरी सर, बात काट रहा हूँ। मेरा सप्लाई चेन में हो गया था एडमिशन और मेरा बैकग्राउंड भी मास्टर्स इन कॉमर्स का है, लेकिन मेरे पास आईटी स्किल्स वैसे हैं। अच्छा, ठीक है, फिर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं ये समझा था कि आपकी शायद मास्टर्स पाकिस्तान से कंप्यूटर साइंस में है। लेकिन जब आप कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं ना, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा आपकी स्किल्स भी रेट करते हैं। जी जी, तो ये पूछ रहा हूँ। मतलब अगर कोई रेफरेंस आपको ऐसा मिल जाता है, या आप अपनी प्रूव कर देते हैं अपनी स्किल्स को, तो माइट भी वो आपकी एजुकेशन को ओवरलुक कर दें आपकी स्किल्स को देखते हुए। चांसेस आते हैं, मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने मस्ट कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है तो ही आप कंप्यूटर साइंसेज में जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और वेब डेवलपमेंट का तो जितना आजकल बूम है, आप रिमोटली कर सकते हैं। और जो ये एक्सटेंशन वाला मेरा एक क्वेश्चन है, वो एक्सटेंशन वाला मतलब मैं जवाब दे लूं, आपका वीजा लगेगा या 13 माह का या 24 माह का। उसके बाद आगे आपने वीजे को एक्सटेंड भी तो करवाना है ना, तो जब आप वो एक्सटेंशन में जाएंगे तो तब वो प्रॉब्लम करेंगे। मतलब आपको लॉन्ग लाइफ वीजा तो नहीं ना मिलना है, ड्यूरेशन का मिलना है, उससे आगे आपने एक्सटेंड करवाना है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि हमें जब हम अप्लाई करेंगे 2 साल के मास्टर के लिए, तो हमें 2 साल का वीजा नहीं मिलेगा? उसके बाद दोबारा 2 साल के बाद कुछ करना है, या 2 साल के वीजे पे जिंदगी खत्म करा लेनी है? कभी तो आगे एक्सटेंशन अप्लाई करनी है ना। ठीक हो गया सर, ठीक हो, ठीक। ये कोई और क्वेश्चन कर रहे थे बीच में? सर ये मैंने पूछ रहा था कि मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, 2 ईयर बैचलर है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के साथ, और 2 ईयर की एमएससी है मेरी बॉटनी में। तो क्या आगे जो है ये मुझे मास्टर में अगर एडमिशन जो है वो बॉटनी की बेस पे बायोटेक्नोलॉजी या इसके रिलेटेड अदर फील्ड्स में जिस तरह पाकिस्तान में होता है इसी तरह मिल सकता है, या इसी फील्ड को आगे लेके मुझे जाना होगा? देखिए, यहाँ पे 2 तरह के मास्टर्स होते हैं। एक होता है आपकी जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है, एक होता है जो जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट का होता है।
अगर तो आप जाएंगे उस फील्ड की तरफ जहां पे स्पेशलाइजेशन है, वहां पे आपको ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट में। अगर आप जाते हैं जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट की तरफ, वहां पे आप वेरियस बैकग्राउंड के साथ एक मास्टर्स में जा सकते हैं। तो लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट का लीडरशिप या सस्टेनेबल या लीनियस का इंफॉर्मेशन सिस्टम है या हेल्थ साइंस है, ये वो हैं जो जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो आप बॉटनी वाले की बात कर रहे हैं या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है खोफदे का या बायोटेक्नोलॉजी या खोफदे का, उसके लिए स्पेसिफिकली आपकी ग्रेजुएशन उससे रेलिवेंट फील्ड में होनी चाहिए, जो आई थिंक आपकी है। नहीं, मेरी मतलब MSc या 2 ईयर की बॉटनी में, तो इस बेस पे बायोटेक्नोलॉजी में या इसमें करता हूँ अप्लाई, तो हो जाएगा एडमिशन? आई थिंक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो सकता है, लेकिन उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी से हम प्री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं ना। अगर अब आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है तो उससे यूनिवर्सिटी से पूछा जा सकता है कि ये स्टूडेंट इस डिग्री के लिए एलिजिबल है या नहीं है। पर सर मेरी जो है ना सर, मैं ना MS है गवर्नमेंट बायोटेक्नोलॉजी में मैंने किया हुआ है पाकिस्तान में। ये सर लास्ट बात सर पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा MS है बायोटेक्नोलॉजी में मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो क्या इस बेस के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल सकती है उधर स्वीडन में? जॉब तो देखें, फॉर्चून भी तो कोई चीज है ना। मैं ये अगर कहूं कि नहीं मिलेगी, ये तो वैसे ही मतलब रैशनल नहीं है। स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करता है कि वो अपॉर्चुनिटी वो कहाँ ढूंढ पाता है। अपॉर्चुनिटीज हैं इस मार्केट में बहुत ज्यादा, बट यू हैव टू फाइंड अ राइट प्लेस टू फिट इन योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर मैं, तो मेरा पासपोर्ट भी सर उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर कि ये कोई वीजा रिजेक्शन के लिए बात तो नहीं बनेगा। और सेकेंडली इस पे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी इस चीज पे? देखें, आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सम हाउ अगर आप देखें तो आपके पास एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जब आपने वीजा फाइल करना है तब आपने लीव एप्लीकेशन लगाना है। वो लीव एप्लीकेशन इटसेल्फ ये चीज शो कर रहा होता है कि आपकी इंटेंशन स्टडी के अलावा कुछ और नहीं है। आई थिंक इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है। अगर आपको लीव एप्लीकेशन लीव मिल जाती है आपके डिपार्टमेंट से, तो आपको एडवांटेज है इस चीज का कि आप एक एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और पढ़ के आपने वापस आके अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है। सर लीव एप्लीकेशन होता है या NOC, एक ही बात है? NOC रिक्वायर्ड होता है। टेक्स्ट के ऊपर है, उसके अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, NOC है बेसिकली। एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को NOC लेना पड़ेगा। लेकिन सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर हम NOC लेते हैं तो उसके बाद अगर हम इसको एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं या फिर हम इधर से अपनी जॉब छोड़ते हैं और हम अपनी उधर स्टे को एनलार्ज करते हैं, तो उस वक्त हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा? पासपोर्ट तो नहीं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ देते हैं लेट, तो फिर आपका वो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक, मतलब वो क्लियर हो जाएगा फिर हमारा, उसका वो नहीं रहेगा। हाँ जी, वो आप तो मतलब जॉब आपका वो जो पासपोर्ट है वो तो इसी वजह से है ना कि आप जॉब कर रहे हैं। जब जॉब ही खत्म हो गई तो माइट भी वो जो लिखा हुआ है अब वैसे किस तरह वो रिमूव कर देती हो। चले ठीक है जी, थोड़ा वाइंड अप भी करें। 1 घंटे का हो गया मेरा ख्याल, फिर को नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, अभी काफी टाइम हो गया। कोई और क्वेश्चन है तो बस करना फिर। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कोई आगे रख लेंगे सेशन। जी। और ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप आंसर करते हैं। जी सर, उस दिन लीनियस के वेबिनार में वो जो क्वेश्चन किया था टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो आपने कहा था कि वो नहीं हो सकता, यानी अप्रूव नहीं है। बीटेक की 4 इयर्स की जो डिग्री है पाकिस्तान से, वो अप्रूव नहीं है, उसकी बेस पे नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे 2 क्लास फेलोज हैं, वो BTH में पढ़ रहे हैं, यानी सेम डिग्री पे BTH में पढ़ रहे हैं, और एक लड़का है उसने UL से किया था, लेकिन उसकी डिग्री पे सिर्फ BS टेक लिखा हुआ है। हमारा BTech है, उस पे BS टेक लिखा हुआ है, तो वो लिंशोपिंग में पढ़ा है। देखिए, आप वो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक होता है BS इन टेक्नोलॉजी, एक होता है BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
जी जो एग्जैक्टली BS इन टेक्नोलॉजी है वो एक्सेप्टेबल है। जो जितनी भी इंजीनियरिंग है सारी BS टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारी। जी जो एग्जैक्टली बीटेक है वो बीटेक होता है, बी और डॉट TECH लिखा होता है उसके ऊपर। बीटेक सर बीटेक की जो डिग्री है उसको 3 इयर्स बैक या 2 इयर्स बैक से इन्होंने एज ए ग्रेजुएशन की डिग्री एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। उसके क्रेडिट्स उन्होंने लो रैंक कर दिए हैं। अगर आप बीटेक पे आते हैं तो आपको आइल्स भी चाहिए और आप अंडर ग्रेजुएशन में आएंगे, मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सर मैं ये शायद आप मैं समझा नहीं पा रहा कि मेरे जो क्लास फेलोज हैं हम एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और एक ही कोर्स पढ़ा हुआ है, B.Tech 4 इयर्स का प्रोग्राम प्रेस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जिस लड़के का लिंच शॉपिंग में हुआ है उसका BS टेक है, बाकियों का B.Tech ही है जिनका BTH में हुआ है। फिर ये हो सकता है, देखिए जो मैंने तो आपको बताया, जो इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। जी सर बिल्कुल, मैंने वो पढ़ा है, मैंने बिल्कुल पढ़ा है वो। हाँ जी, इसमें ये हम कर सकते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन बना के यूनिवर्सिटी को एज ए रेफरेंस कंपैरिजन दे दें कि यार यही वाला स्टूडेंट है जो सेम क्वालिफिकेशन है, तो आप इसको कंसिडर करें। ठीक हो गया सर, यानी ऐसा हो सकता है कि हम लोग मतलब उनसे हाँ जी, हम एप्लीकेशन बात तो कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एविडेंस है कि सेम क्वालिफिकेशन पे कोई स्टूडेंट एग्जाम हुआ है तो जरूर हमें करना चाहिए, व्हाई नॉट। जी सर, थैंक यू सर, यही पूछना। ठीक है। चले एक क्वेश्चन वो हेल्थ इंश्योरेंस का है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो बता दें यूनिवर्सिटी की तरफ से इंक्लूड होती है जो स्टूडेंट आते हैं, जो स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टूडेंट्स की, जी जी जी, जो डिग्री में आते हैं स्टूडेंट 2 साल की, उन्हें तो पर्सनल नंबर मिल जाता है ना, पर्सनल नंबर वालों का मेडिकल वैसे ही फ्री होता है। जो 2 साल से कम की डिग्री पे आते हैं उनको यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, सिर्फ स्टूडेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं। उनकी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके आनी है। चलो 2 ठीक साल हो वालों गया को भी सर 2 साल के कोर्स वाले के फैमिली मेंबर्स को भी इंश्योरेंस खरीदनी है। 2 साल के जब तक पर्सनल नंबर नहीं आता, उन्हें जब तक पर्सनल नंबर नहीं है तब तक मेडिकल नहीं मिलेगा, पर्सनल, लेकिन जब पर्सनल नंबर मिल जाता है उसके बाद उनका मेडिकल फ्री है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलो ठीक है जुनेद भाई, बहुत शुक्रिया ओके सेशन का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।